4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। हर चौथे कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार हर 8वें कोस में वाणी या भाषा या बोली परिवर्तित हो जाती है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब क्लास में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास, और ये किन किन एग्जाम में पूछा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये सीजीपीएससी प्री में लगभग 10 नंबर का आएगा। मेंस में तो ये 75 नंबर का है। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है उसमें ये अलग अलग नंबरों के आधार पर पूछे जाते हैं। अभी जैसे एसीएफ है उसमें है छत्तीसगढ़ी आपका शामिल। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास हमेशा 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, आपको मिलेंगे आपको। ठीक है। तो किसी भी भाषा या बोली को समझने से पहले हम जो उनसे रिलेटेड शब्दावली है उन शब्दावलियों को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बोली। यहाँ पे देखिए बोली। बोली क्या है? क्या छत्तीसगढ़ी बोली है कि छत्तीसगढ़ी भाषा है कि छत्तीसगढ़ी उपभाषा है कि मानक भाषा है? इन सब को हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो बोली जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली है ना, बोली को बोली कहते हैं। समझ में आई बात? जो अपने सामान्यतः संपर्क एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए स्थानीय लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका क्षेत्र कैसा रहता है? ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित रहता है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित क्षेत्रों में। ठीक है। स्थानीय है ना, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो बोली क्या है? ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर आम बोलचाल की भाषा के लिए बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता है, स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग होता है, और इसमें साहित्य सृजन नहीं हुआ रहता। साहित्य सृजन नहीं होता इसमें। क्लियर है? साहित्य नहीं लिखे जाते इसमें। ठीक है। तो बोली, उसके बाद जब बोली का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाएगा, क्लियर है, बोली का क्षेत्र जब अत्यंत व्यापक हो जाएगा तो इसे हम दर्जा देंगे उपभाषा का। प्री मेंस सब जगह पूछा गया भाई, उपभाषा, या इसे हम विभाषा भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो बोली का क्षेत्र क्या हो जाएगा? जब और व्यापक हो जाएगा जो क्षेत्र है, जब बोली का क्षेत्र जब व्यापक हो जाता है, थोड़े से बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाने लगता है, तो उस स्थिति को हम विभाषा कहते हैं। ठीक। और इसका प्रयोग एक राज्य लेवल तक हो सकता है, स्थानीय क्षेत्र में न जाकर के बृहद क्षेत्र में प्रयोग होगा। ठीक है। क्लियर है। और साहित्य सृजन, साहित्य जो लिखना जो होता है, साहित्य सृजन प्रारंभ हो जाता है किसमें? उपभाषा या विभाषा में। क्लियर है। तो बोली का ही आगे का रूप क्या है? जब बोली की मान्यता आगे और बढ़ जाएगी, उसमें साहित्य सृजन या साहित्य लेखन प्रारंभ हो जाएंगे, तब उस स्थिति को उपभाषा या विभाषा कहते हैं। और उपभाषा और विभाषा का जब क्षेत्र इससे भी ज्यादा व्यापक हो जाए, यानी एक सीमित क्षेत्र से भी कम एरिया में, आप समझ सकते हो, एक राज्य से भी या राज्य से कम एरिया में क्या बोली जाती है? बोली। और उससे थोड़ा व्यापक यानी पूरे एक समूचे प्रदेश में या प्रांत में, तो उपभाषा। इससे आगे जब इसकी मान्यता बढ़ती है तो उसे कहते हैं भाषा। क्लियर है। तो भाषा का क्षेत्र और अधिक व्यापक होता है, इससे भी अधिक व्यापक हो जाएगा। ठीक है, इससे अधिक व्यापक। और इसका जो क्षेत्र बताया ना कि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक, किससे व्यापक? विभाषा से अधिक व्यापक हो जाएगा इसका क्षेत्र। ठीक है। अब साहित्य सृजन, अब साहित्य लेखन या सृजन है ना, अपने चरम स्तर पर होने लगती है ना,
जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इसमें ढेर सारे साहित्य मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी उपभाषा, क्लियर है। तो उपभाषा में आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ी की स्थिति, अवधी, बघेली वगैरह उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में, ठीक। साहित्य लेखन प्रारंभ हो जाता है, ठीक। सरकारी कामकाज की भाषा, है ना, सरकारी कामकाज की भाषा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। एक निश्चित व्याकरण हो जाएगी, ठीक। अब भाषा के बाद भाषा का अगला चरण है, उसको बोलते हैं मानक भाषा। ये जान लीजिए, प्री मेंस कई बार आया हुआ है प्रश्न, मानक भाषा किसे कहते हैं, ठीक। विभाषा किसे कहते हैं करके आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो बोली से आगे क्या बनेगा, उपभाषा या विभाषा। और विभाषा का जब मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भाषा क्षेत्र अत्यधिक व्यापक जाएगा, साहित्य लेखन और हो जाएगा, सरकारी कामकाज चालू हो जाएगा, उस भाषा में क्या कहलाएगा, उसे भाषा कहेंगे, ठीक। मानक भाषा क्या होता है, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित और परिमार्जित, ठीक है, आदर्श होती है ना। जब किसी भी भाषा में व्याकरण सम्मत त्रुटियां, मान के चलिए व्याकरण उसका स्ट्रांग हो जाए, समझिए जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ी पढ़ते हैं, है ना, तो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण तो है, लेकिन अभी ये क्या है, मानकीकरण की ओर अग्रसर है ना। इसका ऐसा कोई भी सर्वमान्य व्याकरण, है ना, कोई व्याकरण में ज्यादा इसमें अनुसंधान नहीं हुआ है, क्लियर है। तो लेकिन हिंदी अंग्रेजी देखेंगे तो इसका एक व्याकरण है। लेकिन जब कोई भी भाषा पूर्णतः परिमार्जित हो जाए और किसी वर्ग के लिए, किसी समूह के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आदर्श का काम करे, परिनिष्ठित हो, है ना, तो कुल मिलाकर के स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप, है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि मुझे अगर अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो अंग्रेजी का भी देखे होंगे आप लोगों ने, कई तरह के इंग्लिश मिलेंगे आपको, है ना। आपने यूके इंग्लिश, यूएसए इंग्लिश, इस टाइप से ढेर सारी इंग्लिश की अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। तो अगर मेरे को हिंदी सीखना हो तो मैं कौन सी हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, और जिस भाषा का प्रयोग करूंगा वो मेरे लिए आइडल होगा, आदर्श होगा, उसी को मैं सीखूंगा, उसी से मैं क्या करूंगा, सीखूंगा। तो एक कुल मिलाकर के आदर्श काम होता है, आदर्श होता है मानक भाषा, परिनिष्ठित, परिमार्जित और आदर्श, क्लियर है, समझ बात। तो एक व्यक्ति को अगर इंग्लिश सीखना है तो वो जिस इंग्लिश की किताब को उठाएगा, समझिए जिस व्याकरण को उठाएगा, है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मानक भाषा बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में भी अलग अलग हिंदी का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। हिंदी भी उत्तर भारत में अलग तरीके से बोली जाती है, दक्षिण में अलग बोली जाती है ना। तो हिंदी में जैसे हिंदी का अगर देखेंगे तो खड़ी बोली को, है ना, खड़ी बोली को सबसे शुद्ध हिंदी मानते हैं, या फिर, है ना, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ी उत्तर में सरगुजिया का प्रभाव देखेंगे, दक्षिण में हल्बी का प्रभाव देखेंगे, पूर्व पश्चिम में भी अलग अलग क्षेत्रवर्ती भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड वाला बोलेंगे तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी आता है, जो बिलासपुर और रायपुर रीजन बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक भाषा, ठीक है। मानक हिंदी जैसे बोलेंगे ना, तो मानक हिंदी जो है खड़ी बोली है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मानक छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर रीजन में जो बोली जाती है। तो हर एक समूह वर्ग को अगर उस भाषा का ज्ञान लेना हो तो जिस भाषा का वो इस्तेमाल करेगा उसे ही क्या बोलेंगे, मानक भाषा, समझ में बात। तो छत्तीसगढ़ी की स्थिति अगर आप देखेंगे, अगर सर्वमान्य हर, कई लोग तो भाषा ही बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, कई लोग बोली बोल देते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो लिखने के लिए तो तर्क के साथ अगर लिखेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ी की स्थिति यहाँ पे ठीक बैठती है, ये बोली से अधिक और भाषा से कम, अर्थात अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति विभाषा जैसी है। आई बात समझ में। साहित्य लेखन प्रारंभ हुए हैं, व्याकरण भी चालू हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से उसको जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो संविधान के 8वीं सूची में मान्यता मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिल पाया है, क्लियर है। तो आप छत्तीसगढ़ी को यहाँ पे ठहरा सकते हैं, आई बात समझ में। तो बोली से तात्पर्य है किसी स्थानीय क्षेत्र में, है ना, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, ठीक है, बोलचाल के लिए प्रयुक्त की गई बोली को बोली कहते हैं, क्लियर है। क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, साहित्य सृजन नगण्य रहता है, क्लियर है। जब
बोली आगे बढ़ करके जब उसकी मान्यता बढ़ जाती है, व्यापक क्षेत्र हो जाता है, बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगेंगी, साहित्य से जंग चालू हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उपभाषा। और भाषा कब बोलेंगे? जब पूरे राष्ट्र में 2 से 3 से अधिक प्रदेश होंगे, है ना, जब ये इस्तेमाल होने लगेंगे, साहित्य लेखन चालू हो जाएंगी, सरकार काम काज के लिए प्रयोग की जाने लगेगी इन सबको, तो भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। और भाषा के बाद उनमें से भी सबसे शुद्ध, परिमार्जित या आदर्श रूप में जो भाषा होगी उसे क्या बोलेंगे? मानक भाषा कहेंगे। ठीक है। हिंदी का मानक भाषा अगर बोलेंगे तो खड़ी बोली याद रखना, खड़ी बोली, खड़ी बोली को मानक हिंदी बोलते हैं। और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ी का मानक छत्तीसगढ़ी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मानक छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली बोल सकते हैं। ये दोनों हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि अब छत्तीसगढ़ी का उद्विकास कहां से हुआ, इसको हमें सीखना है, जानना है। ठीक है। तो आप लोगों ने हिंदी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, हिंदी, है ना। जैसे हिंदी का उत्पत्ति अगर कहां से होती है तो सबसे पहले जो चलता था वैदिक संस्कृत, है ना, वैदिक संस्कृत चलता था ना। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, है ना, पाली, पाली के बाद क्या होता? प्राकृत, है ना, प्राकृत, प्राकृत। ये हिंदी भाषा का विकास को बता रहा हूं, है ना। अपभ्रंश से हुआ तो हिंदी मालूम है, छत्तीसगढ़ी भी अपभ्रंश से होगा। अपभ्रंश मतलब जब भाषा, कोई भाषा पतन की ओर बढ़ती है, ढेर सारे उसमें क्या होती है? विकृतियां आती है, तो एक नई 2-3 भाषा या बोली मिलकर के एक नई भाषा का निर्माण करता है, ऐसा समझिए। ठीक। तो प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश याद रखिएगा। इसी अपभ्रंश से, क्लियर है, इसको मिटा देता हूं, है ना। ठीक। वैदिक संस्कृत शुरुआत में था, मालूम नहीं होगा। ठीक। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आप देखे होंगे हिंदी का, है ना, हिंदी भाषा का उद्गम होगा। इसी अपभ्रंश से ही, इसमें अपभ्रंश में याद रखिएगा, इस अपभ्रंश को मैं उठा रहा हूं। ठीक है। इस अपभ्रंश से आप ले सकते हैं अर्धमागधी, अर्धमागधी का उद्गम हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी शाखा, पूर्वी हिंदी का उद्गम हुआ। और पूर्वी हिंदी से ही 3 बोलियों का, है ना, 3 बोलियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें था पहला बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जुड़वा पहले बोल सकते हैं आप इन तीनों को। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अब इस अपभ्रंश पे मैं आता हूं। ठीक है। अगर किसी को याद नहीं होगा तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये समझ भी नहीं आता कभी भी कौन किससे बना, तो इसको याद रख लेना। सांप पर आप हैं, ऐसा ट्रिक याद कर लेना। क्या बोलेंगे? सांप पर आप हैं। तो सांप से ये स से संस्कृत हो जाएगा, और वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत। ठीक। सांप पर आप हैं। प से क्या हो जाएगा? पाली, पाली, है ना, पाली। और पर से प्राकृत। क्लियर है? प्राकृत। और आप से अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से आगे हिंदी का भी उत्पत्ति बता सकते हो, लेकिन ये हिंदी है। लेकिन अभी हमको इस अपभ्रंश में केवल हिंदी का उद्गम नहीं हुआ, ढेर सारे और भाषाओं का उद्गम होता है, जिसमें अर्धमागधी शामिल है। अब इस अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन से लेते हैं कई लोग, पतन, है ना, भाषा पतन की ओर होती है, अपने मूल रूप को खो देती है। ठीक है। अपभ्रंश किन किन अपभ्रंश से मिलकर बना है बता रहा हूं मैं। अपभ्रंश में ढेर सारे अपभ्रंश बने, जैसे सौर सेनी, सौर सेनी, सुरसेन क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
इन तीनों चारों क्षेत्रों में सौर सैनी बोली जाती थी। अपभ्रंश के बाद मागधी। क्लियर है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अपभ्रंश बनी, ठीक है, इनके अपभ्रंश समझिए। अपभ्रंश मतलब भाषा का पतन, और ये पतन किन के रूप में हुआ? सौर सैनी, मागधी। ठीक, सौर सैनी में जितने भी आपका ये कन्नौजी है, खड़ी बोली है ना, और जितने भी राजस्थानी है, गुजराती है, मेवाती है, ठीक है, ये सब के सब सौर सैनी में आता है ना। राजस्थानी, गुजराती, मेवाती, है ना, खड़ी बोली, कन्नौजी, ये सब के सब सौर सैनी में आएंगे। ठीक है, इंडिया का मैप बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूं, आप भी कोशिश करिए। आप जब कभी भी पढ़ते हैं तो आप पेन कॉपी उठा करके पढ़िए और नोट करते जाइए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें रहती है ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े। ठीक, ये समझिए इंडिया। ठीक, सांप पर आप है, याद रखना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हम इस अपभ्रंश से चालू कर रहे हैं। इस अपभ्रंश में ढेर सारे भाषाओं को मैं बता रहा हूं। यहाँ पे जो बोली जाती थी सौर सैनी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सौर सैनी ये वाला क्षेत्र। और मगध के आसपास असमिया, बांग्ला, इसको मागधी बोलते थे। क्या बोलते थे? मागधी। मगध क्षेत्र में बोले जाने के कारण, ठीक है, बोले जाने के कारण। तो सौर सैनी और मागधी के मिश्रण से, है ना, एक नए अपभ्रंश, या इन दोनों के अपभ्रंश से समझ लीजिए किसका विकास हुआ? अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी, यानी दोनों के सम्मिश्रण से समझिए, मिश्रण से, सौर सैनी और मागधी। और अर्धमागधी आपके कौशल क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? कौशल क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, जो छत्तीसगढ़, हल्का सा यूपी और एमपी का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे अर्धमागधी, और इस अर्धमागधी की ही शाखा जिसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। इससे पूर्वी हिंदी, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ी का उद्गम कहां से हुआ, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो अर्धमागधी के अपभ्रंश से, जो कि पूर्वी हिंदी की एक शाखा है। अब अर्धमागधी में देखेंगे तो यहाँ पे 3 बोलियों का उत्पत्ति होगा। पहला अवधी, अवध क्षेत्र में यूपी में, बघेली एमपी में, और तीसरा छत्तीसगढ़ी यानी छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों की उत्पत्ति होगी। पहला अवधी, बघेली, और तीसरा छत्तीसगढ़ी। तो जो इनकी जो उत्पत्ति का आप समझेंगे, थोड़ा सा कालक्रम है, लगभग एक साथ है। तो कभी कभी याद रखिए, कभी कभी हम तीनों को जुड़वा बहने भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, तीनों का जो जननी है, मान के चलिए अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और अर्धमागधी की किससे मिलके बनी है? सौर सैनी और मागधी से। सूर सैन वाला जो है, सौर सैनी जो बोली जाती थी, याद रखना, राजस्थानी, मेवाड़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सब सौर सैनी भाषा परिवार के अंतर्गत बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी भी बोल सकते हैं ये वाले को, है ना। राजस्थानी, मराठी, है ना, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, गुजराती, है ना, और राजस्थानी, गुजराती, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सब पश्चिमी हिंदी की, है ना, बोली है। ठीक है, अभी कार्य भाषा का दर्जा प्राप्त कर ली है, ठीक है, गुजराती वगैरह। ठीक, अभी छत्तीसगढ़ भी जिस दिन भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी 8वीं सूची में, ये भी इसके समकक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो मागधी में देखे होंगे आप लोगों ने, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी, गुजराती, खड़ी बोली, कन्नौजी, ये सौर सैनी समूह का ज्यादा प्रभाव है कि मागधी का ज्यादा प्रभाव है अर्धमागधी में,
तो हमेशा याद रखना छत्तीसगढ़ी में ना मागधी का ज्यादा प्रभाव है। कारण ये है कि मागधी के अंतर्गत क्या क्या आता मालूम है? उड़िया, ये क्षेत्र में उड़िया है ना, बांग्ला, उड़िया बांग्ला, जितने भी मैथिली है ना, मगही, भोजपुरी है ना, इन सबके अपभ्रंश से मान के चलिए क्या बना? अर्धमागधी बना। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो मान के चलो किसका ज्यादा प्रभाव है, तो मागधी का ज्यादा प्रभाव है। कारण है छत्तीसगढ़ के 8 सीमावर्ती जिले हैं, किससे? कौन से राज्य के संपर्क में? उड़ीसा के। उड़ीसा, बिहार मतलब देखोगे मैथिली, मगही, भोजपुरी है ना, नागपुरिया भी बोलते हैं, झारखंडी या नागपुरिया, ठीक। तो इन सब का मागधी का ज्यादा प्रभाव है। तो आपको ये जानना है छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास कहां से हुआ। अगर आपसे प्रश्न आएगा तो हाँ, छत्तीसगढ़ी बोली का जो उद्विकास हुआ है, ठीक है, अर्धमागधी से हुआ है, जो कि पूर्वी हिंदी की क्या है? एक शाखा है। ठीक है, ठीक है। इसका विकास किससे? अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी की शाखा से, है ना। आपको अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखना है छत्तीसगढ़ी का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, याद रखना। क्लियर है? और जो पूर्वी हिंदी की ही क्या है? तो बोली है ना, पूर्वी हिंदी शाखा की एक बोली है, आप लिख सकते हैं। ठीक, तो सौरसेनी मगधी, मगधी से अर्धमागधी जो कोसा क्षेत्र के आसपास ये बोला गया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का उद्गम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली का उद्विकास यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसे कि प्रश्न कई बार आता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है, याद रखना। कोसल क्षेत्र में बोले जाने पर क्या कहा है? कोसली। ठीक है, क्लियर। और प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव वाइज आया है कि छत्तीसगढ़ी बोली का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और अर्धमागधी सौरसेनी और मागधी का मिश्रण है। ठीक, दूसरा प्रश्न यहाँ से आया है, पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों के नाम लिखिए। तो पूर्वी हिंदी शाखा की अन्य बोली कौन है? बघेली है ना, मध्य प्रदेश में बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं उस रीजन में। अवधी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ी हमारा दक्षिण कोसल प्रदेश में, है ना। कोसल में याद रखना उत्तर कोसल दक्षिण कोसल दोनों शामिल है, इस नाम से बता दिया हूं इसमें। ठीक है, अब प्रश्न जो आया कई बार कि छत्तीसगढ़ी बोली पर क्षेत्रीय भाषाओं का क्या प्रभाव है? छत्तीसगढ़ी बोली पर क्षेत्रीय भाषाओं का क्या प्रभाव है? तो अगर ये हमको क्लियर हो गया होगा कि मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी में उड़िया का प्रभाव मिलेगा, भोजपुरी का प्रभाव मिलेगा। क्लियर है? और मराठा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मराठी का भी प्रभाव मिलेगा, है ना। बुंदेली का प्रभाव मिलेगा, तेलुगु का भी प्रभाव मिलेगा दक्षिण क्षेत्र सुकमा दंतेवाड़ा तरफ। ठीक है, दोरली में तेलुगु का प्रभाव है। क्लियर है? ठीक, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी बोली में, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। क्लियर है? अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और मैं इस तरह से वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।